नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। तो कोरोना की मार लगातार बरकरार है और कोरोना का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है और लगातार बढ़ते नए केस ने स्वास्थ्य महकमे की चिंता को बढ़ा दिया है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो कोरोना के 193 नए केस सामने आए हैं। इसमें कुल 840 मरीज अब प्रदेश के अंदर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केस हैं। गुरुग्राम में 24 घंटे में 98, फरीदाबाद में 42 तो पंचकुला में 25 मामले हैं। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर के स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों के साथ बैठक करके कई दिशा निर्देश दिए हैं। नई गाइडलाइन भी जारी की गई हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो कोरोना की आहट फिर से है क्योंकि 24 घंटे में कोरोना के 193 केस मिले हैं। प्रदेश में 840 अब कोरोना के एक्टिव मरीज हो चुके हैं। तो कोरोना की आहट एक बार फिर से नजर आ रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। अब गुरुग्राम में 98 मामले हैं, फरीदाबाद में 42 नए मामले दर्ज किए गए हैं और पंचकुला में 25, यमुनानगर के अंदर 9 नए केस मिले हैं। ये आंकड़े आप देखिए बढ़ने शुरू हो गए हैं। जींद और सोनीपत से 4 मामले हैं, अंबाला में 2 कोरोना के केस मिले हैं। तो एक तरफ जहां आप देख रहे थे कि कोरोना के केसेस की संख्या 0 तक पहुंच गई थी, वो संख्या फिर से बढ़ी है। पॉजिटिविटी रेट 5.13% हो गया है और इसलिए अब वक्त है कि आप सावधान हो जाएं। 98.91% रिकवरी रेट है हरियाणा के अंदर, लेकिन अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा कोविड को लेकर के जो प्रोटोकॉल इसके पहले आप जिनका पालन करते आए, आप उसका पालन करें। अब कहां पर कितने केस हैं अलग अलग जिलों में भी देख लीजिए। गुरुग्राम में 439 सर्वाधिक हैं, फरीदाबाद में 141, पंचकुला में 96 केस हैं, यमुनानगर में 33 हैं, करनाल में 27 मामले हैं, पानीपत में 18 हैं, सोनीपत में 15 हैं और जींद में 13 मामले हैं। तो ये अलग अलग जिलों का आंकड़ा भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें गुरुग्राम आपको दिख रहा है कि सर्वाधिक केसेस गुरुग्राम के अंदर, फिर फरीदाबाद में। अब हरियाणा में नई गाइडलाइन क्या है ये भी जान लीजिए। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अब ज़रूरी कर दिया गया है। एक बार फिर से आपको कोविड को लेकर के अलर्ट रहना है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना एक बार फिर से ज़रूरी कर दिया गया है। अब 100 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो फिर मास्क लगाना अनिवार्य है। ऐसी जगह पर ये नई गाइडलाइन है। कोरोना की जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाने पर भी और जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा बूस्टर डोज के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया है ताकि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई हैं वो लगवा लें। 10 और 11 अप्रैल को कई जिलों में इसको लेकर के मॉक ड्रिल भी की जाएगी। तो ये हरियाणा के अंदर नई गाइडलाइन कोविड के बढ़ते हुए मामलों को लेकर के सरकार की तरफ से जारी की गई। तो हरियाणा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अब आपको ज़रूरी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना आपके लिए अब ज़रूरी है। 100 से ज़्यादा लोग अगर कहीं एक जगह पर एकत्रित हो रहे हैं तो फिर यहाँ पर मास्क सभी को पहनना अनिवार्य हो गया है। तो कुल मिलाकर के कि कोरोना की जो आहट है वो एक बार फिर से प्रदेश के अंदर तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रदेश के अंदर 800 से भी ज़्यादा जो केस हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। आज ही हमारे यहाँ भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग ने बैठ के विचार किया है कि थोड़े केसेस यहाँ बढ़ रहे हैं, हमें सावधानियां कैसे बरतनी पड़ेंगी। बल्कि हमारे कांग्रेस ने तो स्वास्थ्य मंत्री ने तो ज्ञान भी दे दिया कि 100 से ज्यादा लोग अगर हो तो फिर मास्क निकाल के बैठा दो। अब हो सकता है कि तैयारी करके सारे का जायजा लेंगे, नोटिफिकेशन करेंगे। अगर कई चीजें आगे बढ़ती नजर आई तो फिर सावधानी बरतनी पड़ेगी। जानने के लिए कि वेरिएंट कौन सा है। वैसे अभी तक जो वेरिएंट सामने आया है वो माइल्ड है, कोई ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोगों को स्वयं की प्रेरणा से इसका जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको मानना चाहिए। हमने सभी हेल्थ वर्कर्स को और 100 से ज़्यादा गैदरिंग वालों को मास्क डालना अनिवार्य किया। टेस्टिंग हम उसमें सारे हमने बढ़ा रखी है सब जगह पर, और हमारे पास अभी 724
अभी हैं हमारे पास एक्टिव पेशेंट है, बट नन ऑफ देम इज हॉस्पिटलाइज्ड, नन ऑफ देम इज हॉस्पिटलाइज्ड। देखिए जो फर्स्ट डोज है हम 103% लगा चुके हैं, जो सेकंड डोज है 86% लग चुकी है। बूस्टर डोज में कमी है, वो हमने सभी सीएमओस को कह दिया है कि वो उसके लिए लोगों को प्रेरित करें, लोग आगे नहीं आ रहे उसके लिए, तो वो हम बूस्टर डोज लगाने के लिए सबको कहेंगे कि सब लगवाएं। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये कोविड है, और इसलिए कोविड के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, बार बार हाथ धोना है, ज्यादा फ्लूइड लेना है, ये चीजें जरूर सारे पालन करें तो हम इससे बड़ी आसानी से लड़ सकें। राहुल गांधी को भी सूरत की अदालत ने माना। तो वहीं गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले कोविड के सामने आए हैं और बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए सिविल हॉस्पिटल में किस तरह की तैयारियां हैं, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। जिस तरीके से पहली लहर के अंदर अचानक मामलों में इजाफा हुआ था, तो ऐसे में अब गुरुग्राम के अंदर बीते एक हफ्ते से औसतन 70 मामले जो हैं दर्ज किए जा रहे हैं कोरोना के। अगर हम कुल मामलों की बात करें तो गुरुग्राम में आज के दिन 439 मामले एक्टिव बताए जा रहे हैं और साथ ही 98 मामले आज नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के दर्ज किए गए हैं। बता दें कि 6.7% की जो पॉजिटिव रेट जो है गुरुग्राम में दर्ज किया गया है। हालांकि अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के चीफ मेडिकल ऑफिसर वीरेंद्र यादव का भी साफ तौर पर यह कहना है कि गुरुग्राम के जो नागरिक अस्पताल है वहां पर सभी को हिदायत दे दी गई है, जो कि तमाम जो स्टाफ है उसको भी जो है कोरोना के नियमों का पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा। और मैं सिर्फ गुरुग्राम के इमरजेंसी वार्ड के बाहर हूँ और मैं आपको तमाम लोगों की तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि लोग अगर मास्क नहीं पहन रहे हैं तो मास्क ढके हुए हैं और जो स्टाफ है हॉस्पिटल का वो मास्क लगाने को लेकर के लगातार जो है लोगों पर को बताया जा रहा है। और इसी तरीके की तस्वीरें जो है लगातार गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल से सामने आ रही हैं। मगर अगर हम बात करें बाजारों की तो गुरुग्राम के जो सदर बाजार है, जो मार्केट है, वहाँ पर कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जा सकता है। मगर जो भी अधिकार क्षेत्र है, जो भी कार्य क्षेत्र है चीफ मेडिकल ऑफिसर स्वास्थ्य विभाग का, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सबसे पहले जो नागरिक अस्पताल है जहाँ पर गैदरिंग लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में उन जगहों पर जो है सबसे पहले जो है इनको एक बार फिर से जो है मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नागरिक अस्पताल में ही जो है सिर्फ नियमों का पालन कुछ हद तक किया जा रहा है, मगर जो पूरा गुरुग्राम जिला है उन जगहों पर जो लोग हैं कहीं ना कहीं आज भी जो है लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते एक बार फिर मामले जो है कोरोना के बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। तो कोरोना के आहट के बीच में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां अधूरी नजर आ रही हैं। कैथल के जिला नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन का प्लांट करीब 1.5 साल से बंद पड़ा हुआ है। हरियाणा में लगातार कोरोना के मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं। मैं मौजूद हूँ कैथल के सरकारी हॉस्पिटल में, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था लगभग आज से 3 साल पहले और लगभग 6 महीने तक ही ये चल पाया है। और ये वो प्लांट है, आप देख सकते हैं कि जो ये प्लांट है लगभग 6 महीने तक ही चला है और 2.5 साल इसको हो चुका है बंद हुए को। और ये सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार जो ऑक्सीजन प्लांट की जो मशीनें हैं वो बिल्कुल धूल में लग चुकी है, जाले अंदर लग चुके हैं, कूड़ा करकट अंदर उसमें पहुंच भी चुका है। सरकार लगातार दावे कर रही है, लेकिन यहाँ पर कैथल में सरकार के जो दावे हैं वो अधिकारी ही फैल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बता दूं कि कैथल में लगातार सैंपलिंग बढ़ाई जा रही है, लेकिन जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी प्लांट के अंदर और प्लांट 2.5 साल से जब बंद पड़ा है तो किस प्रकार जो कोरोना का सामना जो अधिकारी है वो कर सकेंगे। और लगातार केस भी सामने आ रहे हैं, सरकार द्वारा आदेश दिए जा रहे हैं और मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन, जिला जो स्वास्थ्य विभाग है वो किस प्रकार जो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं कैथल में किस प्रकार जो कोरोना को रोकने के लिए सफल होगा, या फिर ऐसे ही हरियाणा में जहां अलग अलग जिलों में लगातार कोरोना के पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं और कैथल में अगर मामले बढ़ते हुए नजर आएंगे तो उसका जिम्मेवार जिला स्वास्थ्य विभाग होगा या बड़े अधिकारी होंगे। ये अब देखने को जो मामला है अब सामने आएगा या फिर नहीं आएगा। कैसे कैमरामैन पवन किसाना के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और चलिए इसी से जुड़े हुए कुछ आज की बड़ी बहस का सवाल पहले उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि कोरोना के बढ़ते हुए केस क्या नई लहर की आहट है
आज इसको समझेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल ये है कि बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए आखिर जो तैयारियां हैं वो किस स्तर पर हैं या ये तैयारियां कैसी हैं। तीसरा सवाल और सबसे अहम कि क्या अब हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा, ये भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सब सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अब कोविड चूंकि आंकड़ों के साथ एक बार फिर से दस्तक दे रहा है, इसलिए अब इसको कैसे देखा जाए आज इस पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। डीपी कौशिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डीपी कौशिक जी स्वागत है आपका इस चर्चा में। नितिन सिंगला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। नितिन सिंगला जी आपका भी स्वागत। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीएमओ है गुरुग्राम के। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी आपका स्वागत है। और डॉक्टर अमन आहूजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्रिटिकल केयर की तरफ से, पीजीआई रोहतक। डॉक्टर अमन आहूजा जी आपका भी स्वागत है। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि अभी हम लोग जो डाटा देख रहे थे उसमें गुरुग्राम में हम लोगों को एक बार फिर से सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे की, और दूसरा ये है कि तैयारियां जिस स्तर पर होनी चाहिए क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या तैयारी है, कैसे इसको देखा जाए। अगर बात करें पिछले 7 या 8 दिनों से केसेस 70 to 100 के बीच में ऑलमोस्ट 98 केसेस हैं आज भी रिपोर्ट हुए, तो 100 तक का आंकड़ा ऑलमोस्ट पॉजिटिव केसेस का आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, गुरुग्राम की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में देखते हुए और अदरवाइज भी अगर आप टेस्टिंग की बात करें पूरे स्टेट में, तो हम ऑन एन एवरेज 1,500 से 2,000 के बीच में टेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा है कई डिबेट्स में जब हम शामिल हुए हैं, हमें नंबर ऑफ केसेस से उतना अफ्रेड नहीं होना है। उनको जितना अर्ली हो सके हमने टेस्ट करके आइसोलेट करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और केसेस डेफिनेटली एक राइज हो रहा है, एक सब्सटेंशियल राइज है, लेकिन जिसको कहूँ एक्सपोनेंशियल अगर मैं बात करूँ कि 50 और फिर 100 फिर 200 उस किस्म के जैसे सेकंड वेव में आया था, उस किस्म का अभी तक राइज देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए वीरेंद्र जी, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ, शायद हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, ये फिर कारण क्या है इसके पीछे का? ये अचानक से केसेस बढ़ते हुए हमें क्यों दिख रहे हैं, या हम ये माने कि जब केसेस कुछ आइडेंटिफाई हुए हैं तो टेस्टिंग बढ़ी है इसलिए ये केसेस हमें दिख रहे हैं? क्या कारण है इसके पीछे का, ये अचानक से क्यों ऐसा दिख रहा है? नहीं चित्रांश, अगर हम बिहेवियर देखें वायरस का पिछले 3 साल से अगर हम बात करें, तो आपने देखा होगा चेंज ऑफ वेदर तो जो बेस्ट सूट करता है वायरस के साथ, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड 6 मंथ्स के आसपास यूजुअली कोई भी वायरस इस किस्म का जो रेस्पिरेटरी वायरस हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो और चाहे कोविड रहा हो, अपना बिहेवियर चेंज करने के साथ साथ जीनोमिक सीक्वेंस भी चेंज होती है और तब केसेस में इजाफा होता है। और फिर जब केसेस का इजाफा एक बार पॉजिटिव आने लगते हैं तो हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, फिर सैम्पलिंग बढ़ती है, फिर टेस्टिंग बढ़ती है, तो एक बार केसेस का नंबर ऑफ केसेस डेफिनेटली बढ़ता है। सो अभी मैंने पहले भी बताया कि कोई सच एक्सपोनेंशियल राइज अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। चलिए डॉक्टर अमन आहूजा जी, आपसे भी इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है कि किस तरीके से लोग अपने आप को, क्योंकि हम लोगों को हर बार बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और अभी भी बड़ा मुश्किल है प्रशासन के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, कि वो समझाए कि आपको दोबारा से मास्क लगाना पड़ेगा जो आप नहीं कर रहे थे। कैसे लोग बचाव करें और क्या कारण है? आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगा कि ये केसेस हमको दिख रहे हैं अचानक से बढ़ते हुए, कैसे इसको हम लोग डील करें? देखिए, ये एक नया वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था कोविड का, उसी का ही सब वेरिएंट है जो नया अभी दिखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि इसमें अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत, ऑक्सीजन की ज़रूरत, ऐसी समस्याएं जहां पर भी ये आया है वैसे दिखने को नहीं मिली है। पर ये बहुत ही तेज दर से फैलता है और इसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सावधानियां रखी जाए। उसके लिए हमें अपने हाथ नियमित रूप से कम 1 मिनट के लिए हाथ धोएं, मास्क पहन के रखें। हम अस्पतालों में भी ही सूचना अधिक जारी करी गई है कि सभी लोग मास्क लगा के रखें। और जो भी लोग बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर दूसरे राज्यों से आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो उनको लिए अनिवार्य है कि वो मास्क लगा के रखें। पीजीआई रोहतक में भी हमने काफी अच्छे टेस्टिंग भी बढ़ा दिया है पहले से। इमरजेंसी में 24 आवर टेस्टिंग अवेलेबल है और इन मरीजों के लिए वार्ड में ऑक्सीजन और आईसीयू केयर के लिए बेड रिजर्व रखे गए हैं।
तो डॉक्टर अमन आहूजा जी, अभी रोहतक की स्थिति के बारे में कुछ बता सकते हैं? क्योंकि अभी जैसा कि सीएमओ साहब हमको बता रहे थे वीरेंद्र जी, कि अभी ऐसा कोई पैनिक कोई सिचुएशन भी नहीं, और दूसरा है कि हम लोग भी चाहते हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन बने भी ना। लेकिन अभी रोहतक के अंदर क्या इस तरीके के पेशेंट हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ रही है, या लोग आइसोलेट होकर के नहीं। या उनके उसी ट्रीटमेंट से वो सही हो जा रहे हैं? हाँ, अभी तक ऐसे यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं किया गया है जिसको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़े, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पड़े या आईसीयू में भर्ती होने की जरूरत पड़ी हो। टेस्टिंग पहले से बढ़ा दी गई है। जो भी मरीज आम नजला जुकाम के साथ में, आम बुखार के साथ में भी कह रहा है, उनको भी हिदायत दी जा रही है कि वो टेस्टिंग करें। और सारी सुविधाएं, सब कुछ इंतजाम किया गया है। पर अभी ऐसा कोई भी केस देखने को नहीं मिला है जिसे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़े। पॉजिटिव आने पर अभी तक होम आइसोलेशन के लिए ही एडवाइस कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर डीपी कौशिक जी, अब मैं आपके पास आता हूँ। डीपी कौशिक जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, हालांकि हम लोग देखते हैं कि कोविड को लेकर के नाना करते करते भी बहुत राजनीति होती है, हालांकि ये विषय राजनीति का होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्थाएं अगर ना हो या किसी भी तरह से कोई दिक्कत ऐसी शुरू हो जाए तो सीधा अटैक सरकार के ऊपर होता है। अब मैं तैयारियों के विषय में जब बात कर रहा हूं तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि अभी इस तरह की कोई स्थिति नहीं है कि किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तैयारी क्या है? क्योंकि केसेस काफी तेजी के साथ बढ़े हैं, 800 से ज्यादा एक्टिव केस हम लोग को दिख रहे हैं। कैसे इसको देखा जाए? डीपी कौशिक जी, कितना तैयार हैं आप लोग? देखिए आयुषी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले तो ये वेरिएंट तो इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, माइल्ड वेरिएंट है, तो इसमें लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी बीमारी कोई भी हो उसको मुझे लगता है कि सीरियसली लेना चाहिए। लोगों को जरूर यूज करें, हाथ धोना जैसे भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से दी गई उनको फॉलो करना चाहिए। उसके बावजूद भी जितनी जैसी हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने ऑलमोस्ट सारी सुविधाएं हर जिले के अंदर, सभी बेड की इसके हैं, ऑक्सीजन की प्लांट्स की हैं, चाहे और जितनी भी टेस्टिंग लैब्स हों, सबकी मात्राएं बढ़ा दी गई है। जो सिचुएशन पहले थी वो वाली सिचुएशन अब नहीं है। बिल्कुल सरकार पूर्ण रूप से तैयार है किसी भी तरह की बीमारी का सामना करने के लिए। भगवान ना करे इस तरह कोई बीमारी अगर हरियाणा के अंदर इस तरह की आती भी है तो भी हम लोग पूर्ण रूप से, हमारा डिपार्टमेंट हो चाहे सरकार हो चाहे हम लोग सभी, हमारे मतलब इवन देन हमारे कार्यकर्ता भी सभी तैयार हैं और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार हम पूर्ण रूप से इसका पालन भी करेंगे और प्रदेश के लोगों को एक सुख स्वास्थ्य देने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार के जितने प्रयास हैं उनमें लोगों को संतुष्ट होना चाहिए। विपक्ष जो आपकी बात कह रहे हैं कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर विपक्ष कुछ भी बोल देता है, तो तुमको शायद इस चीज का भी ध्यान होना चाहिए कि सरकार कोई भी हो, मैं अपनी सरकार की बात ना करूं, कोई भी सरकार होती है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है। तो इसी कड़ी के अंदर भी हम भी अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और सारे इंतजाम सरकार के द्वारा किए जा चुके हैं। जी नहीं, लेकिन डीपी कौशिक जी, जो कि आपने कहा कि सरकार पहले से तैयार है और सेकंड वेव में हम लोगों ने देखा भी कि उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों ने हॉस्पिटल्स तक पहुंचाई। एक ग्राउंड रिपोर्ट अभी हम लोग दिखा रहे थे हमारे सहयोगी कैथल के अंदर, वहां ऑक्सीजन का प्लांट जो आप लोगों ने लगाया वो तो प्लांट वर्किंग ही नहीं है वहां पर। अब सिलेंडर से आप वहां पर आपूर्ति को कर रहे हैं, तो फिर जो इस तरह की व्यवस्थाएं आपने की, क्या आपने उसको दोबारा चेक किया है कि वो उस सिचुएशन के लिए तैयार है? अगर कभी ऐसी सिचुएशन बन भी जाती है तो फिर ऐसा क्यों है कैथल के अंदर? डीपी कौशिक जी, देखिए ये पहला केस आपने बताया ये संज्ञान में है और गवर्नमेंट ने तुरंत हमारे माननीय डी साहब ने इस पर एक्शन भी ले लिएगा। जितनी भी जल्दी वहाँ पे अगर इस तरह की चीज नहीं हो पाई, प्लांट को जल्दी रनिंग में ले जाएगा और बाकी सभी हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सभी हॉस्पिटल में ये सुविधा ऑलरेडी पहले ही सरकार के द्वारा सेकंड वीक में स्टार्ट कर दी गई थी। सभी जो कैथल वाला मैटर है, मुझे लगता है कि उसको बहुत ही जल्दी छोटा आउट करके वहां भी उस परेशानी को दूर किया जा सके। सिंगराल जी, क्या आपको लग रहा है कि तैयारी है उस स्तर पर? क्योंकि हालांकि डॉक्टर्स तो ये कह रहे हैं कि अभी पैनिक होने की कोई जरूरत है नहीं और ऐसा सिचुएशन है नहीं अभी, लेकिन आपको लग रहा है कि तैयारियां हैं या सरकार रेडी है या प्रशासन के स्तर पर उस तरह की तैयारियां आपको नजर आ रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि कोरोना का जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा वो पहले भी एनसीआर के रीजन्स में ज्यादा पड़ा, चाहे वो गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, सोनीपत हो, इस एरियाज में ज्यादा पड़ा। और पिछली बार भी कोरोना 1 से कोरोना 2 जब बहुत घातक हुआ तो देखने को मिला कि किस तरीके से प्रशासन और सरकार दोनों ही विफल उसमें पाई गई। हॉस्पिटल्स के अंदर रातों रात ऑक्सीजन खत्म हो गई, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटकते रहे और बड़ी परेशानी लोगों ने झेली। उस समय पर
टीम दीपेंद्र करके, दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक टीम बनाई जिसके माध्यम से लोगों को घर घर सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शंस, टोसिलिजुमैब इंजेक्शंस, लोगों को एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई गई। और प्रशासन ने खुद स्वयं जो है इस चीज को रिकॉग्नाइज करा, प्रदेश की सरकार ने रिकॉग्नाइज करा कि जहां सरकार घर तक लोगों को सिलेंडर प्रोवाइड नहीं करवा पाई, वहां पर घर घर पहुंचाने का काम करा। अब जो स्थिति अब 2023 की है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार लोगों के अंदर, लोग खुद भी जागरूक है। हरियाणा प्रदेश की जनता हो चाहे देश भर की जनता हो, वो कोरोना को लेके स्वयं रूप से जागरूक है। लेकिन परेशानी ये है कि लोग संसाधन पैदा नहीं कर सकते, संसाधन सिर्फ और सिर्फ सरकार को पैदा करने पड़ेंगे। और जहां हम बैठे हैं, जिस स्तर पर हम बैठे हैं, उस स्तर पर अब तक प्रशासन की और सरकार की कोई भी तैयारी कोरोना को लेकर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक हॉस्पिटल्स के अंदर अगर किसी भी हॉस्पिटल में विजिट करा दी जाए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, उसके अंदर कोरोना की किट्स के चेकिंग को लेकर, कोरोना के ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए लेकर, उनकी दवाइयों को लेकर किसी भी तरीके के कभी भी अभी कोई अवेयरनेस प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं किए गए हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर जागना चाहिए, क्योंकि हजारों की तादाद में लोगों ने अपनी जान यहाँ पर खोई है। और यहाँ पर फिलहाल कोई सरकार की तैयारी नहीं। जैसी तैयारी आप कैथल में बता रहे हो कि जो ऑक्सीजन का प्लांट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, फरीदाबाद के अंदर करीब 50 इंडस्ट्री ऐसी हैं जहां पर ऑक्सीजन बनाई जाती है प्राइवेट स्तर पर। पिछली बार सरकार को जबरन वहां पर पुलिस लगा के, बीएसएफ लगा के उन प्लांट्स को टेक ओवर करना पड़ा। वहां से सिलेंडर्स जो लोगों को इशू हो रहे थे, उसमें सरकार को इंटरफेयर करना पड़ा कि लोगों को मिल रहे हैं कि हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन पहुंचे किस तरीके से। लेकिन इस बार कोई ऐसी तैयारी नहीं दिखाई दे रही। पहले भी हम लेट हुए थे, पहले भी सरकार लेट हुई जब हजारों लोग अपनी जान खो चुके थे, उसके बाद सरकार जागी थी। और इस बार भी अभी तक जमीनी स्तर पे कोई भी तैयारियां नहीं है। सिर्फ एक अनिल विज जी का ये बयान दे देना कि 100 लोगों से ज्यादा अधिक कहीं पर होंगे तो मास्क पहनना जरूरी होगा, उससे पूर्ति नहीं हो सकती। प्रदेश में अब तक सिर्फ एक ही बयान आया है अवेयरनेस के नाम पे, तैयारियों के नाम पे, वो अनिल विज जी का है। और अभी तक जिला प्रशासन ने, प्रदेश की तरफ से, सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर कोई भी किसी प्रकार की जागरूकता नहीं दिखाई गई है। ठीक है, और आप ये कह रहे हैं कि अवेयरनेस नहीं है। दूसरा आपने ये कहा कि हॉस्पिटल्स में वो तैयारियां नहीं है उस स्तर पर जो तैयारियां होनी चाहिए थी। ठीक है वीरेन जी, तैयारियों का चूंकि यहाँ पर जिक्र हुआ तो मुझे लगता है कि आप बेहतर बताएंगे हॉस्पिटल्स में कमरे क्या तैयारियां इस समय हैं गुरुग्राम के अंदर। हालांकि आप लोग तो कह रहे हैं कि अब इस तरह की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी बनती है तो क्या रेडी हैं हम उस सिचुएशन को डील करने के लिए? वीरेन जी। ब्रांच पहली बात तो ये है कि अभी 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में करने जा रहे हैं। दूसरी बात, मैं देखिए अन्य जिलों के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता अभी यहाँ से। जहां तक गुड़गांव का सवाल है, मैंने आपको पहले ही बताया मैक्सिमम टेस्टिंग हम कर रहे हैं 1.5 से 2000। रादर जिनोम सीक्वेंसिंग के भी अभी हमने पिछले 2 महीनों में ही 400 से ज्यादा जिनोम सीक्वेंसिंग के हमने सैंपल भेजे हैं, जो THS TSI जो फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर स्थित है वहां पर हम टेस्ट करा रहे हैं। और हमारे पास प्राइवेट और सरकारी में मिलाकर कुल मिला के अगर मैं कहूँ 17 प्राइवेट और सिविल हॉस्पिटल में ही हमारे 3 जो PSA प्लांट हैं पटौदी और सोना में है। रेगुलरली विद इन 15 डेज उनका ड्राई रन किया जाता है। और जैसा अभी डॉक्टर अमन ने भी बताया, हमने भी सिविल हॉस्पिटल में 24/7 जो है टेस्टिंग की फैसिलिटी सेक्टर 10 में स्टार्ट की हुई है। मेन बात जो अभी बात ये हुई कि इसके अलावा अगर मैं बात करूं अनाउंसमेंट या जो एक गाइडलाइन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कही है, उसके हिसाब से आप ये देखिए 100 अबव, दैट मीन्स ऑलमोस्ट हर हेल्थ फैसिलिटी पे इसका मतलब है कि मास्क ऑटोमेटिकली अनिवार्य हो चुका है, यानी कंपलसरी होगा। और वी विल इंश्योर इट एटलीस्ट। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो चाहे पुलिस से हो चाहे उपायुक्त के साथ हो, मिलके कोशिश की जाएगी जैसे कि भीड़ भाड़ वाले या बाजार के इलाकों में भी। और अभी जैसे कौशिक साहब ने और नितिन जी ने भी कहा कि हमें सबको जागरूक होना पड़ेगा। यस, एक बार दोबारा से हमें IC और इस एक्टिविटीज पे एक बार दोबारा से अवेयर करना पड़ेगा लोगों को, सभी को मिलके, चाहे हम सोशल मीडिया के माध्यम से करें चाहे हम जैसे भी करें, हमें लोगों को करना। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा लास्ट में, एक्टिव IEC के अलावा या जागरूकता के अलावा आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये बार बार आपने चित्रांश खुद ही जिक्र किया था, क्या शायद हमें कोविड के साथ जीना पड़ेगा। आप याद करिए पिछली कई डिबेट से मैंने कहा था कि लंबा समय तक हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। संभवतः पेंडेमिक नहीं रहा है, अभी एंडेमिक हो जाएगा, लेकिन हमें इसके साथ लंबा रहना पड़ेगा। लेकिन एक चीज
यदि आपको कोई भी कॉमन कोल्ड का या जी फ्लू जी का इस किस्म का सिम्टम है, यदि आप टेस्ट भी नहीं करा रहे, जी। तो एक अनुरोध जरूर करूंगा कि आप अपने आप को क्वारंटाइन और आइसोलेट जरूर करें। ना केवल आप कोविड से बचेंगे या आप दूसरों को भी बचाएंगे, इन्फ्लुएंजा से भी बचेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। इसलिए बिल्कुल मैं सहमत हूं कौशिक साहब से, अमन से और नितिन सिंगला जी से, जागरूकता बहुत जरूरी है। लेकिन वीरेंद्र जी, इसी के साथ एक चीज थोड़ा सा और हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए बता दीजिए, क्या इस बार कुछ नए सिम्टम्स हैं या कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को बड़ी बारीकी से ध्यान रखनी है, क्योंकि कुछ बेसिक बातें तो लोगों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि 3 साल से लोग इसको डील कर रहे हैं। कुछ ऐसा है नया जो आपको लगता है कि थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए और बता दिया जाए दर्शकों को? नहीं, मैं बल्कि डॉक्टर अमन ने आपको याद होगा कहा होगा, इस बार वेरिएंट बहुत माइल्ड सिम्टम्स के साथ है। और मैं गुरुग्राम में रहते हुए भी आपको ये बता रहा हूँ, मैक्सिमम केसेस, एक्टिव केसेस 439 है। अगर मैं आज की बात करूँ तो हमारे पास 439 केसेस में भी बड़ी अगर हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो हॉस्पिटलाइजेशन कोविड की वजह से कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं। जो किसी और पर्पज के लिए अगर पेशेंट आए हुए थे तो उन पेशेंट्स में कोविड पॉजिटिविटी मिली। एज सच मैं ये कहूं कि कोविड सिम्टम्स की वजह से या कोविड की वजह से कोई एडमिट हुआ तो नहीं है, सेम, बल्कि रादर इस बार सिम्टम्स पहले से भी माइल्ड हैं। और अभी तक जो ओवरऑल रहा है रिकवरी पहले से जल्दी हो रही है। रादर यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो इन्फ्लुएंजा या H3N2 या चाहे इन्फ्लुएंजा टाइप बी के केसेस हैं, उनमें 10 to 15 डेज रिकवरी में लग रहा, कोविड में इतना टाइम भी रिकवरी में नहीं लगा। अच्छा, ठीक है डॉक्टर वीरेंद्र जी, एक चीज और, क्योंकि गुरुग्राम पे थोड़ा फोकस इसलिए भी ज्यादा क्योंकि केसेस ज्यादा है, और हम लोग जानते हैं कि गुरुग्राम चूंकि एनसीआर के अंदर सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं कि लोगों का आवागमन होता है गुरुग्राम के साथ। बूस्टर डोज को लेकर की स्थिति क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग और बहुत सारे मेरे नोन भी ऐसे हैं जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है। ऐसे लोगों को आप कैसे सजेस्ट करेंगे या उनका माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे कि भाई लगवा लीजिए जाकर के? बिल्कुल चित्रांश, मैं एक जस्ट डेटा अगर बात करी जाए, अगर मैं वो आपको दूं, तो गुरुग्राम में मैं 12 साल से लेके और ऊपर तक के जितने भी मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो 27 लाख से ज्यादा हमने पहली डोज लगाई, 24 लाख हमने दूसरी डोज लगाई। लेकिन सरप्राइजिंगली लोगों ने बूस्टर डोज के लिए अगर आगे आया जाए, सिर्फ अगर मैं 18 से नीचे की बात छोड़ दूं तो 18 से ऊपर की बूस्टर डोज तो अवेलेबल है, उसके बावजूद भी सिर्फ 5 लाख कुछ 50,000 के करीब, यानी ऑलमोस्ट 18-19 लाख लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली। डेफिनेटली हमें इसके ऊपर वर्कअप करना पड़ेगा, ना केवल हमें बल्कि आम जनता को हमारा सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर अमन भी सहमत होंगे, नितिन, कौशिक साहब भी, क्योंकि वेरिएंट्स आते रहेंगे। जागरूकता जरूरी है, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज वैक्सीनेशन करने से आप एक बात तो माने कि थर्ड वेव जो हम एक बार एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ज्यादा सीरियस हो सकती है, वो वैक्सीनेशन की वजह से ही अवॉइड हुई। तो लोगों को वैक्सीनेशन बूस्टर डोज के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहूंगा चित्रांश, जब भी वेरिएंट बदलता है या केसेस आने लगते हैं तभी हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी हमारी जो है आम जन की कमी है। हम जनता से सिर्फ यही सहयोग चाहते हैं कि आप वैक्सीनेशन को, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब देखिए ना, चाहे वो पोलियो रहा हो, चाहे अगर हम स्मॉल पॉक्स की बात करें, वो भी तो हमने वैक्सीनेशन से ही एलिमिनेट किया ना। तो वो फिर लगातार एक कांस्टेंट बिहेवियर हमारा होना चाहिए। वैक्सीनेशन हमें कंप्लीट करनी चाहिए, तभी हम इससे संभवतः आने वाली जो वेव्स हैं या जीनोमिक सीक्वेंस जब चेंज होगी तो और माइल्ड वेरिएंट आएगा और अल्टीमेटली ये फेज आउट हो जाएगा। डॉक्टर अमन आहूजा जी, वीरेंद्र जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, मैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जब लोग ये जान रहे हो और हम लोगों ने सेकंड फेज को देखा, जिस तरह की स्थितियां थी उस समय, उसके बावजूद भी अगर लोगों को समझाना पड़ रहा हो बार बार कि आपको कोविड एप्रोप्रिएट कैसे बिहेवियर रखना है या फिर आपको क्यों बूस्टर डोज लगवानी है, कैसे लोगों को आप अवेयर करेंगे? क्या ये बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि लोग जानते हुए भी नहीं जा रहे हैं लगवाने के लिए बूस्टर डोज? देखिए कि अभी जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे मरीजों को दिक्कत हो रही है, तो बहुत ही आम सा नज़ला जुकाम जैसे सिम्टम्स आते हैं, और इसके अलावा कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट या सांस लेने में दिक्कत, ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। तो लोग जैसे पहले मौसम बदलने पे आम नज़ला जुकाम रहता था, वैसा सोच के ही इसको नज़रअंदाज करते हैं और उसके बाद में टेस्टिंग के लिए भी नहीं आगे आ रहे हैं। तो वैक्सीनेशन से हो जो है बीमारी, जो पिछली वेव्स में हमने देखा कि काफी तरह लोग हम वैक्सीनेट करके अस्पताल ना भर्ती करने की जैसी बीमारी ना हो, ऐसा कर पाए थे। और मैं अभी भी यही कहूँगा कि अगर आप बूस्टर लगवाएं, अगर आप 18 साल से ऊपर
की उम्र में हैं, और खास करके वो लोग जिनको शुगर है, बीपी रहता है या अन्य कोई बीमारियां हैं जो लंबे टाइम से चल रही हैं, उनको वैक्सीनेशन जरूर लगवाना चाहिए। नहीं, लेकिन अमन जी, चूंकि अब आपने कहा कि जिन लोगों को शुगर है या बीपी है, तो फिर इसी से रिलेटेड मेरा सवाल ये है, क्योंकि कई सारे लोग ये चीज़ पूछते हैं, हाई रिस्क डिजीजेस पे जो लोग हैं, क्या सेफ हैं उनके लिए? ये सवाल उनके दिमाग में आता है कि अगर मैंने 2 डोज ले ली हैं तो क्या मैं 3rd डोज पर जाऊं या ना जाऊं, स्पेशल केयर में अपनी क्या करूं? इसको लेकर के आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं अमन जी? जी, ये बिल्कुल सेफ है। अभी तक कभी कोई भी ऐसा मामला नहीं आया है कि जिसको हाई रिस्क ग्रुप में अगर वैक्सीन दिया और उनको कुछ अलग से जो जनरल रिस्क पॉपुलेशन के लिए रहता है वह भी उनके लिए भी वही है। और बहुत ही सेफ वैक्सीन है ये। और मैं रिकमेंड यही करूंगा कि बिना बेझिझक होके उनको 3rd डोज के लिए या बूस्टर डोज के लिए जाना चाहिए। डीपी कौशिक जी, देखिए, मैंने कहा कि राजनीति ना होते होते भी राजनीति होती है कोरोना पर। अभी भी सवाल ये उठा कि आप लोग अपने स्तर पर तैयार हैं नहीं। आप भले ही कहें कि हमने इतनी इतनी तैयारियां की हैं, लेकिन आपके सरकारी अस्पताल या आपका महकमा, आपका प्रशासन गंभीर नहीं इस चीज को लेकर के। कौशिक जी, जवाब दीजिए। जी, शायद उनको नहीं पता, हरियाणा के अंदर जो पहले सिचुएशन थी उस टाइम किसी को नहीं पता था ऑक्सीजन की इतनी जरूरत पड़ेगी। आज ऑक्सीजन का हरियाणा के अंदर 101 प्लांट हरियाणा के अंदर जो हमारे हॉस्पिटल है उसमें बिल्कुल रनिंग कंडीशन के अंदर है। इनको ये भी नहीं पता होगा शायद 53 लैब्स हमारी जो ऑलरेडी बिल्कुल जो पहले इतनी टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी वो सब हम लोगों पे आज रनिंग कंडीशन के अंदर है सारी। मुझे लगता है हरियाणा के अंदर जितनी हम लोगों ने अच्छी तैयारी अब की बार की है, तो वो शायद विपक्ष को नहीं पता होगा। इनको कहेंगे तो हम डाटा प्रोवाइड करवा देंगे मेरे मित्र को, वेंटिलेटर की सुविधा हो, लैब की, आईसीयू बेड की हो, न्यू पटल आईसीयू बेड, चाहे कुछ भी हो, उसमें सब चीजों में हम लोगों ने पूरी तैयारी करके हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ऐसा सेंसिटिव मुद्दों पर विपक्ष को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नहीं, लेकिन सवाल डीपी कौशिक ये उठा कि कहाँ पर है वो तैयारी, क्योंकि आपने बता तो दिया कि हमने ये व्यवस्था की थी, लेकिन कह रहे हैं वो तो किसी अस्पताल में दिखती नहीं हमको तैयारी। सर, किसने कहा? आप प्राइवेट हॉस्पिटल का आपको इनको शायद विपक्ष मित्रों को ये नहीं पता कि क्या कंडीशन, क्या 50 बेड से ऊपर सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए। सरकारी सभी हॉस्पिटल के अंदर एक कैथल का मामला आपने उठा लिया, हम कह रहे हैं अगर कैथल के अंदर कुछ कमी रही तो उसका जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद भी सभी सरकारी हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट हो, सब के अंदर ऑक्सीजन प्लांट अवेलेबल है। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से ही पहले ही बना दिए गए थे और सभी तरह की सुविधा, मैंने कहा ना, लैब्स के बारे में बता दिया। इनको डाटा मैं देता हूँ, ये चेक करवा लें इस चीज को। और मेरे सीनियर साथी डॉक्टर बैठे, सीएमओ साहब बैठे हैं, इतना कह दिया उन्होंने कि सारे लोग जहाँ होंगे वहाँ उनको मास्क लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा तो उन्होंने और कुछ ना तो बताया, ना तो उन्होंने कोई गाइडलाइन जारी करी। देखिए, मास्क अभी तक जो गाइडलाइन माननीय मिनिस्टर साहब ने की है वो देखिए, एक चीज आयुषी आप मान लीजिए कि हर चीज कहते हैं गवर्नमेंट बोलेगी तभी हम लोग करेंगे, हमें खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। मास्क कभी सरकार ने ये नहीं कही मास्क आप मत लगाइए या बंद कर दीजिए। मास्क अभी भी लोग दिल्ली भी लगा रहे हैं, यहाँ पे भी जो जागरूक लोग लगा ही रहे हैं, तो हमें भी रखना चाहिए लगा के उसको मास्क को। और ये अगर ये जरूरी नहीं कि सरकार बोले तभी हम ये ऐसा काम करेंगे, बीमारी को सीरियसली लेके उसको दूर करने का काम हमें खुद भी करना चाहिए। अगर हम सब कुछ सरकार के ऊपर डिपेंड बैठेगी, नहीं सरकार ये बोलेगी तो हम ये काम करेंगे, ऐसा विपक्षी वाले साथियों को भी जागरूक होना चाहिए। हम तो है ही, और हमें आगे ऐसी उम्मीद भी है कि सरकार इस तरह के अवेयरनेस कैंप भी लगाएगी। और हमारे जो स्वास्थ्य के कर्मचारी वो तो ऑलरेडी सभी हॉस्पिटल के अंदर पहले ही बोल रहे हैं इन चीजों को, और उनको लागू भी कर दिया गया। सिंगला जी, क्यों लग रहा है सरकार तैयार नहीं है? देखिए, मैं सबसे पहले तो बता दूं, ये विषय कतई भी किसी भी स्तर पे राजनीतिक विषय नहीं है। ये विषय है लोगों की जान का, लोगों के स्वास्थ्य का। और कोरोना एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें देश के हर वर्ग ने, हर राजनीतिक पार्टी ने, सभी लोगों ने एकजुट होकर काम करा था। हर जाति धर्म के द्वेष भावना से अलग हटके, हर पार्टी की द्वेष भावना से अलग हटके सबने हाथ से हाथ मिला के काम किया था और एक दूसरे का साथ दिया था। मैं आपको जमीनी स्तर की स्थिति आज बता रहा हूं कि जो डीपी कौशिक जी ने अभी बताया कि हमने ये किया वो किया, मैं आपको आज जमीनी स्तर पे बता दूं तो फरीदाबाद एक बहुत बड़ा स्तर है। अब डॉक्टर वीरेंद्र जी गुड़गांव से हैं, सीएमओ हैं हमारे, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। और फरीदाबाद की जो स्थिति है, जो कि एक बड़ा जिला है और हरियाणा की ही, उससे एक उदाहरण निकल के आता है कि क्या तैयारी, जब एक एनसीआर से लगते हुए, दिल्ली से लगते हुए जिले की जो तैयारियां इतनी कमजोर हैं, तो पूरे हरियाणा की और ग्रामीण क्षेत्र की तो क्या स्थिति होगी। मैं आपको बताता हूँ, फरीदाबाद में जब से कोरोना गया है, ना ही कोई वेंटिलेटर बेड्स बढ़ाए गए हैं। फरीदाबाद में एक ही सिविल हॉस्पिटल था, बीके हॉस्पिटल,
उसके अलावा कोई भी स्थिति आज तक बीके हॉस्पिटल के अंदर बढ़ाई नहीं गई। उसके बाद में एक ईएसआई हॉस्पिटल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, संचालित है, उसके अंदर भी किसी प्रकार की कोई भी वेंटिलेटर बेड्स को लेकर या बेड्स जो पहले बेड्स कम पड़े कोरोना के अंदर, लोगों ने कहीं से सिफारिश लगाई, कोई किसी से हाथ जोड़ के कहां तक पहुंचा, आज वो स्थिति वहीं की वहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रशासन ने भी, सरकार ने भी ये मान लिया था कि कोरोना लौट के वापस नहीं आएगा। आज वो दिन लोगों ने देखा था जब टॉसिलिजुमैब के लिए, इंजेक्शंस के लिए, रेमडेसिविर के लिए किस तरीके से यहाँ से मेल डीसी को, डीसी ने नोडल अधिकारी को, नोडल अधिकारी ने रोहतक को, रोहतक से पीजीआई से वहां से, तो वो जो आज भी प्रोसीजर है आज भी बहुत डिफिकल्ट है। सरकार ने ना तो कोई नियम तय करे, ना अभी तक जिस तरीके से गुड़गांव में केसेस बता रहे हैं फरीदाबाद में भी वही स्तर है, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई तैयारी नहीं है। आज भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, बड़े हॉस्पिटल्स में पिछले वर्ष मेट्रो हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई। सरकार को गुहार लगाई, खुद दीपेंद्र हुड्डा जी ने गुहार लगाई, बार बार लगातार ट्विटर पे डाला, फोन किया बड़े अधिकारियों को, जब जाके वहां पे ऑक्सीजन के टैंकर्स पहुंचे। तो जो दिन हम लोगों ने अपनी आंखों से लोगों को मरते हुए देखा है, शमशान घाटों पर क्यूज लगी हुई वेटिंग देखी है, उस दिन को कोई नहीं भूल सकता। और मैं आपको सुनिश्चित कर रहा हूं कि यह विषय राजनीतिक नहीं है। सबको अपनी जान की, अपने परिवार की, अपने क्षेत्र के लोगों की चिंता होती है। आज कोई भी तैयारी इन बड़े जिलों में तो कम से कम नहीं है। अगर कहीं होगी तो वो कागजों पर जरूर होगी, और अगर ऐसा है तो जमीनी स्तर पे इंडिया न्यूज हरियाणा आकर एक सर्वे करे और देखे क्या हॉस्पिटल्स 2021 में जब कोरोना गया और उसके बाद अब नहीं, सिंगला जी, हम 2023 लोग के बिल्कुल अंदर कर रहे हैं और बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये सवाल आपने बहुत बढ़िया कहा कि ये भाई राजनीति का विषय नहीं है, लोग सेफ रहे, हम सब का केवल मकसद है। डीपी कौशिक जी, बिल्कुल, अगर ये बार बार वो इंसानियत का सवाल विषय है। सिंगला जी उठा रहे हैं तो आप ये बताइए कि भाई वो फरीदाबाद का जिक्र कर रहे हैं कि बताइए यहाँ पे हॉस्पिटल में आपकी कहाँ है फैसिलिटीज? मैं वही पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ। एक चीज मुझे नहीं, मेरा एक सवाल और कौशिक जी, एक सवाल और। ठीक है कौशिक जी, सवाल ले लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। सिंगला जी, सवाल कौशिक जी, एक सवाल और। आपने कहा हमने टेस्टिंग किट बढ़ा दी, ये बढ़ा दी। देखिए बात सुनिए, टेस्टिंग करने से और डोज बढ़ाना सिर्फ एक प्रिकॉशनरी मेजर हो सकता है, लेकिन अगर कोई मरीज दाखिल होता है तो क्या आपके पास जो फरीदाबाद में पहले 7,000 7,500 बेड थे, तो आप बताएं कि फरीदाबाद से लेके और पूरे हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों से लेके और सरकारी अस्पताल तक आपने कितने बेड बढ़ाने का काम करा? नंबर 1। नंबर 2, ऑक्सीजन, सेल्फ जनरेटिंग ऑक्सीजन के कितने प्लांट लगाए गए? उसी से आपका पता लग जाएगा कि आप यहाँ पे कितने मजबूत हैं। नंबर 3, जो रेमडेसिविर और टॉसिलिजुमैब, जो 2 दवाइयां हाईली रिकमेंडेड दवाइयां थी, उन दवाइयों को लेके क्या सरकार का वही पुराना प्रोटोकॉल है जो पहले था कि आप पहले नोडल, इतने तो वो आदमी की डेथ हो जाती थी जितने उसको इंजेक्शन अलॉट होते थे। मतलब कि पहले नोडल अधिकारी को मेल भेजता था हॉस्पिटल, नोडल अधिकारी डीसी को भेजता था, उसका एक पैनल उस पर डिस्कशन करता था, फिर वो वहां से चंडीगढ़ रिकमेंड करते, रोहतक रिकमेंड करते थे, वहां का पैनल वहां से इशू करता था, तब यहाँ पे इंजेक्शन। ठीक है, आप कह रहे हैं कि क्या वो व्यवस्था आपने बदली कि नहीं बदली? डीपी कौशिक जी, क्या व्यवस्था आपकी दोबारा वही है? क्योंकि गर्भवती महिलाओं बहुत सारे सवाल हो ने जाएंगे तो फिर जान जवाब खोई आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। डीपी कौशिक जी जवाब। देखिए आयुष जी, जैसे मेरे मित्र बता रहे हैं कि आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटे। ऑक्सीजन तो ये हरियाणा के अंदर बंद दी थी, ये तो नहीं दीपेंद्र हुड्डा जी ने राहुल गांधी के वहां से मंगा दिए होंगे प्लांट, ये ऑक्सीजन के सिलेंडर। देखिए आप जो बेड की बात करें, नहीं आप कर रहे हैं ना, ऐसे कर रहे हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको। जहाँ तक बेड की बात मैंने कहा था कि 4867 पीडियाट्रिक मरीजों के लिए बेड है, और आइसोलेशन बेड 3704, ऑक्सीजन पीडियाट्रिक 2067, आईसीयू बेड 817, नियोनेटल आईसीयू बेड 1250, आईसीयू बेड 733 वेंटिलेटर। मैं डाटा दे रहा हूँ, 101 मैंने ऑक्सीजन प्लांट आपको बताए हैं, आप काम करा लीजिए, नहीं तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम ये डाटा दे रहे हैं। आप इनको आईसी अपने चैनल के माध्यम से आप इनको इन्वेस्टिगेट करवा दीजिए, इनको सारा डाटा दे दीजिए। मैं कहता हूँ हरियाणा सरकार फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन डीपी कौशिक जी, सिंगला जी का कहना है ये तो उस वक्त आप लोगों ने किया जिस समय हम लोगों ने सेकंड फेज के अंदर वर्स्ट सिचुएशन को देखा था। अभी क्या स्थिति है, अभी कितना तैयार है, इसको लेकर के उनका सवाल है। सर ये आज की सिचुएशन में बता रहा हूँ ना, आज जो हमारी मीटिंग हुई है, आदरणीय विज साहब ने मीटिंग ली है, सभी का डाटा बता रहा हूँ। और सरकार पूर्ण रूप से जितनी जो चीजें मशीनी इन्होंने प्रशासन के द्वारा बताई गई, जो हमारे जितने भी इसके हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे थे, उनके जरा जो चीजें मांगी गई हैं, जिनको जो सजेशन दिया गया गवर्नमेंट का, सब चीजें प्रोवाइड करवा दी गई है। और बहुत जल्दी जो भी चीजें नहीं हो पा रही उसको सरकार
सभी हॉस्पिटल के सारी सुविधा देने का प्रयास कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार की कोई तैयारी नहीं है। सरकार तो मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इन चीजों को, और सभी आदेश भी दे दिए गए सभी डिपार्टमेंट्स को, हमारे हेल्थ के जितने डिपार्टमेंट को, और पूरा स्टाफ। देखिए जैसे पहले ही देश के अंदर, मैं तो हरियाणा की बात करूं, देश के अंदर भी हमारे देश के अंदर कितने सेफ थे, और अदर कंट्री को देखेंगे तो हरियाणा मतलब इंडिया में फिर भी हम लोग बहुत सेफ थे। तो आज भी इस तरह की चिंता ना करें, प्रदेशवासियों को कहना चाहूंगा, विपक्ष की बातों में ना आए। और ये अगर इनको लगता है कोई सजेशन है तो हम इनका सजेशन मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जी अगर आप कुछ बोलेंगे, आपको कुछ ऐसा लगता है वहां पे चीज नहीं है, तो आप उसको बताइए, हम उस पर ज्यादा से ज्यादा एक्शन लेकर जितना जल्दी होगा उसको काम करने ठीक है। चलिए सिंगला जी डाटा रख रहे हैं, डीपी कौशिक जी। देखिए मैं आपसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कृपया करके इसे पक्ष विपक्ष का मुद्दा ना बनाए। मैं आपको जमीनी स्तर की सच्चाई, कौशिक जी, इंसानियत रूप से आपको उससे अवगत करा रहा हूं। हमारे बीच में 2 डॉक्टर्स बैठे हैं, उनकी अपनी एक जिम्मेवारी तय है, और उन्होंने बड़ा अच्छा काम यहाँ पर रहकर भी फरीदाबाद में किया है। जिस समय कोरोना हुआ उस समय सरकार के और अधिकारियों के जिस तरीके से हाथ पांव फूले थे, एक स्तर पर लोगों ने अपनी जान खोने का काम किया था। और आप मेरी बात से अवगत हो जाइए कि फरीदाबाद को मैं एक उदाहरण के रूप में पेश कर रहा हूं, जो कि पूरे हरियाणा की यही स्थिति है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई बदलाव किसी प्रकार का नहीं हुआ है, ना ही कोई नए बेड बनाए गए हैं, ना ही कोई नए सेल्फ जनरेटिंग ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए गए हैं। जो उस समय 2021 में काम हुआ वो वहीं की वहीं रोक दिया गया। कोरोना को कभी भी सस्टेनेबल अप्रोच के हिसाब से लॉन्ग रन में नहीं लिया गया। जो काम जैसे सरकारी कागजों में चलता रहा वो चल रहा है। अगर पुनः कोरोना का बम फूटता है तो हम वहीं आके खड़े हो जाएंगे जहां 2021 में थे। जो भी आंकड़े आप मुझे गिनवा रहे हैं, मैं आपसे सवाल पुनः ये पूछता हूं कि अगर आज कोरोना दोबारा से आ जाता है तो फरीदाबाद में अगर 7500 बेड थे तो क्या वो 15,000 बेड किए गए? नहीं किए गए। आप आरटीआई के माध्यम से कल पता कर लीजिएगा, या आप अपने स्टाफ से पता कर लीजिएगा। आज क्या आपने जो टॉसिलिजुमैब और जो इंजेक्शंस का प्रोसीजर था, दवाई पहुंचाने का प्रोसीजर था, आपने उसको कितना लीनियंट करा? क्या वो डायरेक्टली हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होगा, या उसके लिए फिर वो पैनल कमेटीज बनेंगी और लोगों को ब्लैक में परचेज करने पड़ेंगे? क्या आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो पहले लोगों को ब्लैक में परचेज करने पड़े, हाथ पांव जोड़ने पड़े, क्या आपने उसे घर पहुंचाने की कोई सुविधा, कोई प्लान, सरकार ने कोई मॉनिटरिंग प्लान बनाया कि किस तरीके से रेजिडेंशियल फ्लैट्स और सोसाइटीज में रह रहे लोगों को जो घर में भी ठीक हो सकते हैं, आप उन्हें सिलेंडर्स पहुंचा पाएंगे? ऐसा कोई प्लान नहीं। कितनी नई एम्बुलेंस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट गवर्नमेंट ने परचेज करी जिससे कि लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके? कुल मिलाकर के बात यह है कि आपने उसमें ऐड क्या किया, आपका सवाल ठीक है, और मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय में गंभीरता से सोचना भी चाहिए अगर वो ऐसा नहीं करें। वीरेंद्र जी, लोगों को इस समय क्या एडवाइस करेंगे आप, क्योंकि जो लोग जानते हुए भी ना समझ रहे हो या समझते हुए भी उन चीजों को फॉलो ना कर रहे हो, ऐसे लोगों को एडवाइस क्या करेंगे, कैसे अवेयर करें? क्योंकि हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि भाई आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए, लेकिन हर बार जब कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो फिर हम लोगों को यही बात समझानी पड़ती है। क्या एडवाइस करेंगे? बिल्कुल चित्रांश, पहले भी यही बात हुई थी और आपने भी जिक्र किया, नितिन और कौशिक साहब ने भी, डॉक्टर अमन आहूजा ने भी यही बात की। जब केसेस बढ़ते हैं तभी हम इन चीज़ों को वो करते हैं, और जागरूकता ऐसी होनी चाहिए। अभी नितिन जी ने भी एक शब्द यूज किया था, कौशिक साहब ने भी किया, कंसिस्टेंट बिहेवियर, जो वो बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट बिहेवियर के साथ अगर हम क्योंकि सीखना पड़ेगा हमें इसके साथ। और इन्फ्लुएंजा जैसे अभी ये तो अच्छा हुआ कि इन्फ्लुएंजा के इतने केसेस नहीं आए। मैं अगर अपने ज़िले की बात करूं तो सिर्फ 2 H3N2 आए और 7 टाइप बी के केसेस आए। अदरवाइज सेम वही इन्फ्लुएंजा में भी आपको यही है। और ना केवल मास्क आपको इन्फ्लुएंजा कोविड से बचाएगा, टीबी जो हमारा अगला मुख्य लक्ष्य है कि भारत को टीबी मुक्त बनाना है, उसमें भी सहयोग करेगा। लोगों को मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि भीड़ भाड़ वाले इलाके से खास करके बचें, और यदि आपको आवश्यक ना हो तो ट्रेवल ना करें। वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, बूस्टर डोज एटलीस्ट जरूर लगवाएं। और जहां तक संभव हो, मैंने बीच में भी कहा था, वापस रिपीट कर रहा हूं, यदि आप टेस्ट नहीं करवाना चाहते पर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं तो अपने आप को आइसोलेट और क्वारंटाइन करें, ताकि दूसरों को इन्फेक्शन ना हो और स्प्रेड इसका आगे ना हो। बिल्कुल। लेकिन वीरेंद्र जी, एक चीज और मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूं, क्योंकि म्यूटेशन में अगर ये वायरस बार बार हम लोगों को दिख रहा है तो एक सवाल मुझे सोशल मीडिया से पूछा गया है कि क्या जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं ये फिर कारगर है उसके ऊपर?
बिल्कुल चित्रांश, इसमें अगर आप एक बात करें, अगर म्यूटेशन पे कामयाब नहीं होती तो सिम्टम्स इतने माइल्ड नहीं होते जाते। जहां आपने देखा कि सेकेंड वेव में सिम्टम्स इतने ज्यादा थे कि हमें टाइम भी नहीं मिल रहा था पेशेंट्स को या कहूँ रिसेसिटेट करने का भी, ऐसा भी टाइम आया था। उसके बाद जब से वैक्सीनेशन हुई है माइल्डर माइल्डर, और बिल्कुल अब जैसे डॉक्टर अमन ने कहा अब तो आम खांसी जुकाम की तरह हुआ है। ये सिर्फ वैक्सीनेशन की वजह से। म्यूटेशन होने का मतलब अगर मैं आम जन की भाषा में कहूँ, मैं अभी कोई साइंटिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी क्योंकि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जी जी क्वेश्चन पूछा जी। है, तो आप इसको मान के चलिए कि ये फेजिंग आउट में, यानी म्यूटेशन जब होती है जब इसका अंत हो रहा होता है। तो या तो वो ओवर पावर हम करेंगे या वैक्सीन कर, या तो वायरस करेगा या हम करेंगे। तो वैक्सीनेशन से हम अगर ओवर पावर करेंगे तो ये वायरस खत्म हो जाएगा अल्टीमेटली। वीरेंद्र जी, एक सवाल और है, मैं उसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अमन जी के पास जा रहा हूँ। मेरा एक भी एक और डॉक्टर सवाल वीरेंद्र पूछ जी रहे से हैं सवाल मुझसे, है। और वो ये जानना चाह रहे हैं कि वीरेंद्र जी, वो ये कह रहे हैं कि मुझे कितने दिन के लिए अपने आप को क्वारंटीन करना है अगर मुझे कोई सिम्टम्स ऐसा आ रहा है तो? हाँ, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस की जो कोविड गाइडलाइंस है उनके हिसाब से आपको 7 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रहना है। और 7 दिन के बाद आपको पुनः टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बुखार 3 दिन से ज्यादा अगर आपको बुखार नहीं है और 7 दिन का आपने होम आइसोलेशन कर लिया है तो आप वापस अपना रूटीन काम शुरू कर सकते हैं। पर फिर भी यही हिदायत दी जाती है कि मास्क जरूर पहने, ताकि बाकी लोग भी अगर बाय चांस भी कुछ ऐसा रहता है तो कोई और इन्फेक्ट ना हो। और लोगों को क्या आप सजेस्ट करेंगे अभी यहाँ से, डॉक्टर अमन आहूजा जी, कैसे लोग अपने आप का ख्याल रखें, या लोगों को अभी इस सिचुएशन में कम से कम क्या करना चाहिए? देखिए, अभी घबराने की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है कि पैनिक होने का। आप अपना वही है, बस मेन यही रहेगा कि अननेसेसरली अगर आपका ट्रैवल है, अननेसेसरली कुछ ऐसा है जो आप अवॉइड कर सकते हैं, आपको घर बैठे मिल सकता है, आपको जाने का अगर वहाँ पे नहीं जाए और ट्रैवल ना करे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाए, यही अभी के लिए सबसे अच्छा रहेगा। और घर में रहते हुए आप अपना रूटीन काम कर सकते हैं सभी। अगर घर में कोई इन्फेक्टेड है तो उनको आप आइसोलेट कर दीजिए और बाकी जो कोविड अनुरूप व्यवहार है उसको करिए। चलिए, मुझे लगता है आप लोगों ने जो बात कही है लोग उसको बहुत बेहतर तरीके से करेंगे भी और समझ भी रहे होंगे, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कोविड में बचने का वही उपाय है कि आपको अपने आप को जितना हो सके इन सारी चीज़ों से दूर रखें, और अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएंगे तो आप कोविड से बच सकेंगे, अपने आप को भी बचा सकेंगे, अपने परिवार को भी बचा सकेंगे। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जरूर करें। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।